नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो बनाई गई है इस चैप्टर के ऊपर, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का एक समरी है। तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें बताया गया कि दो ध्रुवीयता का प्रारंभ कैसे हुआ, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण थे, इन सभी टॉपिक्स को क्लियर किया गया। तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि इस चैप्टर को आसानी से आप समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, दो ध्रुवीयता के अंत को। तो इसमें हम सोवियत संघ के बारे में जानेंगे, बर्लिन की दीवार क्या है, इन सभी टॉपिक्स को समझते हैं। तो शुरू करते हैं बर्लिन की दीवार से। तो देखिए, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी और आज भी है। तो बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई थी सन 1961 में, ठीक है। और यह पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का एक प्रकार से प्रतीक थी। तो ये जो बर्लिन की दीवार है, ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को बांटती थी। और चूंकि 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, तो बर्लिन चूंकि राजधानी है जर्मनी की, तो इस प्रकार से पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में ये दीवार बांट देती थी बर्लिन को, ठीक है। और ये 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी थी, जो कि 28 वर्षों तक खड़ी रही। आखिरकार 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जो आम जनता थी, उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया और 1990 में बर्लिन का, यानी कि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन का एकीकरण हो गया। तो कह सकते हैं जर्मनी का पूर्णतः एकीकरण हो गया 1990 में। तो ये छोटे अंक के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सोवियत संघ का निर्माण कैसे होता है या इसका गठन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, रूस में राजशाही शासन था, यानी राजतंत्र था, राजा का शासन था। और रूस में जिस वंश का शासन था वो वंश कहलाता था रोमानोव वंश। और रोमानोव वंश जो है रूस पर 300 वर्षों से शासन करता चला आ रहा था। और इसका जो अंतिम शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय, जो कि एक तानाशाही था और एक निरंकुश शासक था। और इसके शासन में जनता का शोषण आम बात थी। उसके बाद 1904 और 1905 के बीच में एक जापान और रूस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि रूस की हार होती है। और ऐसे में रूस की सैन्य ताकत पर सवाल खड़ा होता है कि एक बड़े भूक्षेत्र वाले देश को एक छोटे भूक्षेत्र वाले देश ने परास्त कर दिया, यानी कि पराजित कर दिया, हरा दिया। उसके बाद 9 जनवरी 1905 में जार के सैनिकों के द्वारा प्रदर्शनकारी, जो कि निहत्थे आम नागरिक होते हैं, यानी मजदूर और कृषक वर्ग होते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो घटना होती है वो रविवार का दिन होता है और इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। और भी अन्य कारण हैं जिससे कि रूस में क्रांति को और बढ़ावा मिला, जैसे कि पूंजीवाद, मजदूरों और कृषकों का शोषण, भूखमरी चरम सीमा पे थी, और रूस का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से रूस के सैनिक मारे गए ज़्यादातर और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इस तरह से ये कारण थे जिससे कि रूस में क्रांति को बढ़ावा मिला। उसके बाद वर्ष आता है अक्टूबर 1917। इस दौरान लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति की जाती है और इसी को रूसी क्रांति भी कहते हैं, इसी को रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। और अक्टूबर घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो इनके नेतृत्व में ये बड़े पैमाने पर क्रांति होती है, जिसके अंतर्गत ये जो जारशाही व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है और जार निकोलस द्वितीय सत्ता से हटा दिए जाते हैं। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है, लेकिन रूस के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि रूस जो है वो गृह युद्ध की चपेट में आ जाता है 1918 से लेकर 1922 के बीच में। तो गृह युद्ध यानी सिविल वॉर, जो कि वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार के बीच में शुरू हो जाती है। और साथ ही जो पार्टी के लीडर होते हैं, यानी बोल्शेविक नेताओं के बीच में, उनके बीच में ये गृह युद्ध शुरू हो जाता है।
तो इसमें जो रेड आर्मी थी वो बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व में थी, और जबकि वाइट जो गार्ड्स थे वो निकोलस द्वितीय के नेतृत्व में थी। लेकिन जीत होती है यहाँ पर रेड आर्मी की, यानी बोल्शेविकों की। ठीक है। उसके बाद साम्यवाद और समाजवाद पर जो आधारित यूएसएसआर है उसका गठन होता है 30 दिसंबर 1922 में। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। ठीक है। और 1922 में 30 दिसंबर 1922 में इसका निर्माण किया जाता है, जिसके नेता व्लादिमीर लेनिन होते हैं। ठीक है जी। और यूएसएसआर में कुल 15 गणराज्य होते हैं। हालांकि प्रारंभ में 15 गणराज्य नहीं होते हैं, धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो 15 गणराज्य इस प्रकार से थे: एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान। तो ये 15 देश थे जिनसे मिल करके ये सोवियत संघ बना था। तो आप देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत प्रणाली की विशेषता। सोवियत प्रणाली क्या है या सोवियत प्रणाली की विशेषता, सेम बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर लाने का एक प्रयास था, या इस पर बल दिया गया था। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करना और समाज को इक्वलिटी में लाना, यानी कि सभी में समानता स्थापित करना, इनका एक प्रयास था। तो ये इनकी विशेषता हो गई। फिर सोवियत संघ के जो निर्माता थे वो राज्य और पार्टी को अधिक महत्व देते थे, यानी कि जो प्राथमिकता है वो राज्य को दी गई और पार्टी को दी गई। जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि जिसकी धुरी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, और अन्य राजनीतिक दल या फिर विपक्ष का कोई जगह नहीं था सोवियत संघ में, यानी कि वन पार्टी सिस्टम थी यहाँ पर। और जो विपक्षी दल होते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था जो थी वो योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। मिल्कियत का जो प्रमुख था वो राज्य का स्वामित्व होता था, यानी कि संपूर्ण संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। उसके बाद इनकी विशेषताओं में मजबूत अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका को छोड़ दे। तो इसकी जो औद्योगिक प्रणाली थी वो अधिक उन्नत थी, और यहाँ पर कार से लेकर के पिन तक यानी सभी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। उसके बाद उन्नत संचार प्रणाली है, तो इसकी जो संचार व्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत थी। चूँकि रूस और रूस के साथ जो अन्य जुड़े हुए 14 गणराज्य थे वो काफ़ी विशाल भूक्षेत्र में फैले थे, और इन देशों में उन्नत संचार प्रणाली यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम होने के कारण ये देश आपस में जुड़े हुए थे। आवागमन की जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इस प्रकार से ये देश आपस में कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धि। सोवियत संघ में प्राकृतिक संसाधन का भंडार मौजूद था और आज भी है। जैसे कि सोवियत संघ में सेंट्रल एशिया के देश शामिल थे, स्वयं रूस भी है। तो सेंट्रल एशिया में जैसे कि उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश जो है, और स्वयं रूस जो है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे कि सोवियत संघ को शक्तिशाली बनाती थी। तो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता होना भी इसकी मुख्य विशेषता है। उसके बाद बुनियादी सुविधा की प्राप्ति। तो सोवियत संघ के जो नेता थे या सोवियत संघ की जो सरकार थी वो अपने नागरिकों को सभी प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध कराती थी, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार आदि जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती थी। बेरोजगारी ना के बराबर थी। तो ये उसकी अच्छी व्यवस्थाएं थी। लोक कल्याण से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो कम कीमतों में उपलब्ध कराई जाती थी। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता हो गई। फिर मजबूत मुद्रा। तो मजबूत मुद्रा भी इसकी विशेषता है, और उसके मुद्रा का नाम था रूबल। यानी सोवियत संघ की जो मुद्रा थी वो रूबल कहलाती थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में
अमेरिका के जो मुद्रा है डॉलर, उसे कड़ी टक्कर देने में ये सामर्थ्य रखती थी रूबल। तो इस प्रकार से मजबूत मुद्रा का होना भी सोवियत संघ की विशेषता थी। एग्जाम्पल के तौर पे आज के दौर में देखें तो पाकिस्तान की मुद्रा जो है, पाकिस्तानी रुपया, यदि उसको डॉलर के हिसाब से मापे तो देखा जाएगा कि 240 रुपये $1 के बराबर बनता है। वहीं भारत के मुद्रा की स्थिति देखें तो वो करीब 86 रुपये के करीब बनता है। तो इस तरह से मजबूत मुद्रा होना भी एक देश की विशेषता कहलाती है। तो चलिए आप देखते हैं सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताओं को। यह सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला है एक दलीय प्रणाली यानी कम्युनिस्ट पार्टी का होना। एक दलीय प्रणाली व्यवस्था यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे कारण माना जाता है। वहाँ पर एक ही दल की व्यवस्था ही थी, वन पार्टी सिस्टम थी, और उसका जो सेंटर था, उसका जो धुरी था, वो कम्युनिस्ट पार्टी था। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 वर्षों तक शासन करती है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो ये एक नकारात्मक विशेषता थी सोवियत संघ की और विघटन का कारण भी बनती है। उसके बाद है दूसरा नौकरशाही को विशेषाधिकार प्राप्त होना। तो सोवियत संघ में नौकरशाही प्रणाली को विशेषाधिकार प्राप्त था। इससे जनता स्वयं को उनसे जोड़कर नहीं देख पा रही थी और साथ ही नौकरशाही भ्रष्ट हो चुकी थी। अब नौकरशाही कौन है, तो सरकार के नियंत्रण में जो कार्य करने वाले अधिकारी वर्ग होते हैं वो सभी नौकरशाही कहलाते हैं। तो सोवियत संघ में नौकरशाह को ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता था, जिसके कारण आम जनता नाखुश थी और इस प्रकार नौकरशाही भी जिम्मेवार है सोवियत संघ के विघटन में। उसके बाद है राजनीतिक अधिकार प्राप्त न होना। तो सोवियत संघ में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे जनता को, जिसकी वजह से जनता अमूमन अपनी अभिव्यक्ति चुटकुलों के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से जाहिर करते थे। तो यह भी एक कारण है सोवियत संघ के विघटन में। फिर गोर्बाचेव की असफल नीति। तो मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीति भी मानी जाती है सोवियत संघ के विघटन के कारण में। तो गोर्बाचेव जो थे वो 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं और 1991 तक यानी कि सोवियत संघ के विघटन तक वो राष्ट्रपति रहते हैं सोवियत संघ के। तो सोवियत संघ में जो गोर्बाचेव थे वो उन्होंने पश्चिमी देशों से संबंध सुधार करना चाहा, उनसे संबंध स्थापित करना चाहा। साथ ही साथ उन्होंने पुनर्रचना और खुलेपन की नीति भी अपनाई, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन की नीति और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। तो इस प्रकार से ये नीतियाँ चलाई, परंतु गोर्बाचेव इन नीतियों में असफल रहे क्योंकि एक वर्ग ने गोर्बाचेव को अत्यधिक तेजी से काम न करने वाला बताया, जबकि दूसरा वर्ग था वो गोर्बाचेव से नाखुश थे। तो ऐसे में गोर्बाचेव इनमें अपनी पकड़ बनाने में जनता में नाकाम रहे। तो इस तरह से गोर्बाचेव भी असफल रहते हैं और ये सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है और ये इस्तीफा भी दे देते हैं 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उदय। तो लगभग 1980 के दशक के अंत में सभी देशों में राष्ट्र प्रेम या फिर राष्ट्रीयता की जो भावना, नेशनैलिटी की जो भावना थी वो उदय होने लगती है, सोवरेनिटी की भावना उदय होने लगती है। सभी देश स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इन देशों में, जैसे कि 15 गणराज्यों से मिलकर जो देश बना था सोवियत संघ, उसमें रूस का अत्यधिक प्रभाव था। सारे फैसले रूस के द्वारा ही लिए जाते थे। तो ऐसे में जो अन्य क्षेत्र थे वो अपने आप में उपेक्षित और दमित महसूस करते थे। तो इस तरह से इनमें संप्रभुता और राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ, उसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसमें रूस, बेलारूस और यूक्रेन के जो नेता थे उन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। ठीक है जी। उसके बाद हथियारों पर अत्यधिक खर्च। तो सोवियत संघ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के निर्माण पर बल दिया जाने लगा,
क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के प्रति भय और तनाव के चपेटे में थे और इसलिए दोनों ही लगातार ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए थे। तो इसलिए हथियारों के निर्माण में अत्यधिक धन का खर्च होता है, तो इस तरह से इसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिलता है और ये अत्यधिक हथियारों पर खर्च करना सोवियत संघ के विघटन का कारण बनता है। और साथ ही सोवियत संघ अपने पूर्वी यूरोप के देशों पर यानी पिछलग्गू देशों पर अत्यधिक खर्च करता है ताकि वे देश इनके साथ यानी सोवियत संघ के साथ जुड़े रहे और इनके नियंत्रण में रहे, तो ये भी कारण है। उसके बाद ले सकते हैं अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। तो सोवियत संघ 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है लगभग 90,000 सैनिकों के द्वारा और इससे भी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है और ये सभी कारण ऐसे माने जाते हैं जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन होता है या सोवियत संघ समाप्त हो जाता है। तो याद रखेंगे 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सोवियत संघ समाप्त हो जाता है। और उसके बाद एक नए संस्था का निर्माण होता है CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। तो इसमें भी रूस, यूक्रेन और बेलारूस जैसे देश शामिल होते हैं। वर्तमान में लगभग 10 देश शामिल हैं। तो अब देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन का परिणाम जो है उसमें मुख्यतः 3 परिणाम निकले। पहला है शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ और तीसरा है नए देशों का उदय हुआ। एक एक करके समझते हैं। शीत युद्ध का दौर समाप्त होने से हथियारों का दौर भी समाप्त हो गया, यानी कि सोवियत संघ के विघटन होने से शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, वो शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हो गया। और शीत युद्ध के दौर समाप्त होने से जो हथियारों का संघर्ष था, हथियार निर्माण करने का जो संघर्ष था इन दोनों के बीच में, वो भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये पहला परिवर्तन देखा गया। दूसरा जो परिवर्तन है वो एक ध्रुवीय विश्व का उदय। अब चूंकि दुनिया की 2 महाशक्ति थी, पहली महाशक्ति अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। तो दूसरी महाशक्ति यानी कि 2 ध्रुवीयता यानी कि सोवियत संघ का अंत होने के बाद एक ही महाशक्ति बचती है और वो थी अमेरिका, और वो विश्व पटल पर एक प्रकार से सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरती है और विश्व जो है पूरा का पूरा एक ध्रुवीय हो जाता है। यानी वर्ल्ड बैंक, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो संस्थाएं हैं वो विभिन्न देशों को एक प्रकार से सलाह देती है और उन्हें कर्ज भी देती है। तो इस तरह से ये जो संस्थाएं हैं इनका भी एक प्रकार से अन्य जो विकासशील देश है उन पर प्रभुत्व देखा जाता है। और चूँकि ये सभी अमेरिका के नियंत्रण में ही होते हैं, विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाएं, तो विश्व जो है स्पष्ट रूप से एक ध्रुवीय हो जाता है। और आज के सिनेरियो में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपोलर सिस्टम है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चाइना दुनिया की दूसरी महाशक्ति है। यूरोपीय संघ को ले लीजिए या फिर आसियान जैसे संगठन ले लीजिए, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है अर्थव्यवस्था में। बहुत तेज़ी से वो अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं। इसी तरह भारत जैसा देश है वो भी अपना आर्थिक विकास तेज़ी से करने में लगा हुआ है, जैसे कि अपना भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में तो दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है। उसके बाद नए देशों का उदय होता है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, 15 के 15 गणराज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, तो बाल्टिक स्टेट जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देश थे और पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, उन देशों ने यूरोपीय संघ में शामिल होना और नाटो का सदस्य बनना बेहतर समझा और ये शामिल भी हुए। आज भी शामिल है, ये यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। और मध्य एशियाई जो देश थे यानी कि
सेंट्रल एशिया वाले ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये इन्होंने अपने भौगोलिक जुड़ाव के कारण और रूस से अच्छे संबंध स्थापित किए। साथ ही इन्होंने पश्चिमी देशों से भी, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों से और यूरोप के देशों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। तो अब आने वाले वीडियो में हम शॉक थेरेपी के परिणाम, भारत और सोवियत संघ के संबंध आदि टॉपिक्स को समझेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।